माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ। वीर शिरोमणि हिंदुओं के हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित इस संस्था के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरी बड़ी बहन उषा मिश्रा जी, पूना से हमारे बीच पधारे आदरणीय गौतम जी, इस संस्था के आदरणीय अशोक दीक्षित जी, मंच पर उपस्थित नागपुर चेतना मंच के आदरणीय सरस्वत जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, माताओं और बहनों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर महाराणा प्रताप जी के तिथि अनुरूप जन्म जयंती निमित्त आपसे संवाद स्थापित करने का सौभाग्य मुझे आपकी संस्था ने दिया। इसलिए हृदय से मैं संस्था का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में भी इसी सभागृह में महाराणा प्रताप पर चर्चा करने का सौभाग्य प्रदान किया गया था। 25 वर्षों में पीढ़ियां बदल जाती है और नए लोग समाज में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि 50वीं जयंती में जिन्होंने सुना था, 75वीं जयंती में भी सुनने के लिए वही लोग बैठे हैं जिनके लिए आपने कार्यक्रम आयोजित किया, वो आज भी यहाँ नहीं है। महाराणा प्रताप का इतिहास जिन्हें पता है उन्हें ही दोबारा बता करके कोई औचित्य नहीं। महाराणा प्रताप का इतिहास उन्हें बताना नितांत आवश्यक है जिन्होंने पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ा है। हल्दी घाटी की एक कविता पढ़ लेने से महाराणा प्रताप का समग्र जीवन नहीं पढ़ा जा सकता, और हल्दी घाटी की एक कविता भी पढ़ते समय अगर उसमें भी महान अकबर को बताया जाता है और महाराणा प्रताप को पराजित बताया जाता है तो उसका औचित्य पाठ्य पुस्तकों में भी नहीं है। यह मानने वाली मानसिकता के व्यक्ति के रूप में मैं मेरा जीवन यापन कर रहा हूं। मैं सोच करके आया था कि यहां मुझे वह युवा वर्ग मिलेगा जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है कि विश्व का सबसे ज्यादा यौवन हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन यहां आने के बाद मुझे वो नौजवान मिले जिनकी उम्र में बाल तो सफेद हो गए लेकिन आज भी लड़ने का जज्बा कायम है, और 80 साल का व्यक्ति पुस्तक लिख करके महाराणा प्रताप को समर्पित कर रहा है। 80 वाला यहां है लेकिन 18 वाला गायब है। महाराणा प्रताप को क्यों जन्म लेना पड़ा और महाराणा प्रताप को भटक भटक करके क्यों लड़ना पड़ा, इसके लिए केवल उदय सिंह का इतिहास अगर हमने पढ़ लिया तो हमारे ध्यान में आ जाएगा। और आज हम हमारे समाज की बात करें तो जो कुछ उदय सिंह ने करके एक कलंक सिसोदिया समाज पर लगाया था, वंश पर लगाया था, जिसको धोते धोते संपूर्ण जीवन 30 वर्ष की तपस्या जंगलों में, पेड़ों में महाराणा प्रताप जी को करने पड़ी, और अपने धर्म, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए लगातार 21 वर्षों तक जंगलों में अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ते रहे। वही परिस्थिति आज मेरे नौजवान की है। क्या है नौजवानों की परिभाषा? पश्चिम की चैंपियन पूरब के जाम में डलती है, कथक पर नहीं डिस्को पर टांग तिरकती है, राधा से कम जूलियट से ज्यादा पढ़ती है, च्यवनप्राश पर नहीं बॉर्नविटा पर हमारी लार टपकती है। यही मेरे देश की युवा संस्कृति है। हमने महाराणा प्रताप की जयंती आज तिथि के अनुरूप मनाई, और मेरे सामने वो लोग बैठे हुए हैं
जो महाराणा प्रताप को पढ़ करके घोल करके पी चुके हैं, उनके सामने मैं महाराणा प्रताप के जीवन पर भाषण दूं, मैं उतना बड़ा तो नहीं। ये संस्था 1962 में बनी और मैं धरती पर अवतरित 1963 में हुआ, अर्थात मुझसे सीनियर तो ये संस्था है। जब संस्था ही मुझसे सीनियर है तो उसके सामने संस्था से छोटा बालक क्या मार्गदर्शन करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महापुरुषों की जयंती हो या महापुरुषों का बलिदान दिवस, ये आजकल के नौजवानों के सामने मनाना नितांत आवश्यक है। मैं बहुत क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि ये देश आजाद होने के बाद 1947 से लेकर के फखरुद्दीन अली अहमद तक इस देश के शिक्षा मंत्री जो बने, ये एक विशिष्ट धर्म के बने और विशिष्ट धर्म के बनने के कारण इस देश के पाठ्य पुस्तकों से लेकर के यूजीसी के इतिहास तक लिखने का काम जो हुआ वो केवल और केवल मुगलों को महिमा मंडित करने के लिए हुआ। अब कल्पना कीजिए कि चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद मेरे हाथ जीते जी उदय सिंह नहीं लगा, ये सोचने वाले अकबर ने चित्तौड़ में रहने वाले 30,000 निरीह नागरिकों को, निरपराध नागरिकों को कटवा दिया। अब जिस अकबर ने नागरिकों की सामूहिक जघन्य हत्या की 30,000, वो अकबर इतिहास में महान है। और दूसरी तरफ कल्पना कीजिए कि युद्ध में महाराणा के सामने शहजादा सलीम आ गया और महाराणा ने अपने भाले से इतना जोरदार हमला किया कि शहजादा सलीम का हाथी मर करके जमीन पर गिर गया। अब जमीन पर सलीम था और घोड़े पर महाराणा, लेकिन महाराणा ने सोचा कि अकबर के तो 8 बच्चे मर चुके हैं, अगर इसे भी मार दिया तो वो निर्वंशी हो जाएगा, इसलिए सलीम को बख्श दिया। वो महाराणा महान नहीं है। 30,000 का कत्ल करने वाला महाराणा के वंश के कत्ल करने वाला अकबर महान है भारत के इतिहास में, लेकिन अकबर का वंश जीना चाहिए। मैंने सलीम को मार दिया तो अकबर के वंश में चश्मो चिराग नहीं बचेगा। उस महाराणा को हमने महान करके लिखना भी उचित नहीं समझा। ये दुर्भाग्य मेरे देश का है। अब कल्पना कीजिए कि क्या विचित्र परिस्थिति रही होगी। राणा सांगा का वो परिवार, जिस राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव के निशान, जिस राणा सांगा की एक आंख युद्ध में चली गई, जिस राणा सांगा का एक हाथ युद्ध में चला गया, जिस राणा सांगा का एक पैर युद्ध में चला गया, और उसे मालूम है कि सामने बाबर तोप लेकर के आया हुआ है, फिर भी वो राणा सांगा अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की भूमि पर जाता है। और जिस राणा सांगा ने बाबर को बार बार पराजित करके भेजा है, उस राणा सांगा को मजबूरी में युद्ध के साथ, समय के साथ अपनी सेना को सुसज्ज नहीं करने के कारण युद्ध में पराजय का दुख भोगना पड़ा। और दुर्भाग्य देखिए कि उस वीर प्रसिद्ध वीर योद्धा को हमारे ही समाज के लोगों ने जहर देकर के मार दिया। अब कल्पना कीजिए कौन समाज का दुश्मन है। समाज के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ही समाज का दुश्मन बनकर के काम कर रहा है, जिसने शरीर पर 80 घाव होने वाला ऐसा योद्धा, विश्व के इतिहास में आपको ऐसा योद्धा नहीं मिलेगा जिसका एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, और वो घोड़े पर बैठ करके फिर भी शस्त्र चलाते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाता हो। वो इस सिसोदिया वंश में पैदा हुआ राणा सांगा है। अब कल्पना कीजिए कि राणा सांगा से विजित होकर के चित्तौड़ पर कब्जा हो जाता है। कब्जा होने के बाद फिर से जिस समय वहां पर शासनकर्ताओं की निगाह कमजोर हो जाती है, वापस बाबर यहां से चला जाता है, हुमायूं यहां पर आ जाता है। उस समय में दोबारा राजपूत उस चित्तौड़ पर फिर से अपना कब्जा कर लेते हैं और राणा सांगा के बेटे विक्रमादित्य को वहां की गद्दी सौंपते हैं। और गद्दी सौंपने के बाद
ये विक्रमादित्य पूर्ण रूप से ऐशो आराम के साथ में एक राजा जिस प्रकार से अय्याशी कर सकता है, उस दृष्टि से अपने सारे के सारे काम करने लगता है। यह देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये वही राणा सांगा का वंश है या नहीं है करके यक्ष पृष्ठ मन में पैदा होता है कि राणा सांगा का वंशज है या नहीं है करके। इसी बीच में इतिहास एक नई करवट लेता है और पृथ्वीराज के संपर्क से एक दासी को एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम बनवीर होता है। वो राणा सांगा की गद्दी को प्राप्त करने के लिए एक योजना के अंतर्गत वहां जाता है। विक्रमादित्य के पास जाकर के चापलूसी करके विक्रमादित्य के बहुत नजदीक का बन जाता है और विक्रमादित्य के जितने साथीदार होते हैं वे सारे राजपूत सरदारों को मैं अगर राजा बना तो तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करके दूंगा, इस प्रकार से बहुत से आकर्षण उन्हें देता है। और उन प्रलोभन के कारण विक्रमादित्य को सत्ताच्युत करके पृथ्वीराज की दासी पुत्र बनवीर उस गद्दी पर बैठने का षड्यंत्र रचता है। अब आप कल्पना कीजिए कि सिसोदिया वंश से वो नहीं है, वह एक दासी का पुत्र है, लेकिन विक्रमादित्य को सत्ताच्युत करके गद्दी पर बैठने के सपने रखता है और संपूर्ण राजमहल के अंतर्गत जितने विक्रमादित्य के साथ के लोग हैं सबको कहीं ना कहीं एक लालच दे करके मोह में बांध करके अपने पक्ष में कर लेता है। और एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय में 2-2:30 बजे यह कुछ अपने नजदीक के सरदारों के साथ मिलकर के चर्चा करता है और चर्चा यह करता है कि हमें आज की रात विक्रमादित्य का सर कलम कर देना है और सर कलम करके गद्दी पर हमें बैठ जाना है। रात का समय होने के कारण किसी प्रकार से कोई भी कर्मचारी वहां पर नहीं था। एक दासी वहां से जा रही थी और रात 2 बजे कमरे में 10 सरदारों के साथ में कोई बैठा हुआ ये देख करके दासी रुक गई और दासी ने जब पर्दे के पास जाकर के बात सुनी कि महाराजा का कत्ल किया जा रहा है तो घबरा गई। इतने में एक सरदार ने संदेह व्यक्त किया और संदेह व्यक्त करके कहा कि आप विक्रमादित्य को तो मार दोगे, लेकिन सिसोदिया वंश की परंपरा रही है कि विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह राजा बन जाएगा, इसलिए उदय सिंह अगर जिंदा रहा तो तुम विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद प्रजा उदय सिंह को राजा बना देगी। इसलिए निर्णय लिया जाता है कि पहले हम विक्रमादित्य की हत्या करेंगे, उसके बाद हम उदय सिंह की हत्या करेंगे। जैसे ही दासी इस बात को सुनती है घबरा करके भागती है और भागते भागते उस कक्ष में पहुंचती है जहां पर उदय सिंह। आप कल्पना कीजिए, उदय सिंह की सेवा के लिए एक दूसरी दासी रखी होती है जिस दासी का नाम पन्ना होता है। उस पन्ना के पास जाकर के दासी कहती है कि उदय सिंह की जान खतरे में है, उदय सिंह की जान खतरे में है। उस कक्ष में 2 पलंग होते हैं, एक पलंग में पन्ना दाई का बच्चा सोया होता है, दूसरे पलंग में उदय सिंह सोया होता है। अब उदय सिंह की हत्या हो जाएगी इस डर से पहले तो समझ नहीं पाती है। जब वह दासी सारी बात पन्ना को सुनाती है तो पन्ना एक कठोर निर्णय लेती है। जो राजसी ठाट बात के साथ बना हुआ पलंग है उस पलंग में पन्ना अपने लड़के को लिटा देती है और उदय सिंह को उस टूटी फूटी फटी चादर वाले पलंग में लिटाती है जिस पलंग में उसका बेटा सोया होता है। अपने 15 साल के बेटे को अपने राष्ट्र के चरित्र को जिंदा रखने के लिए पन्ना शहीद कर देती है। बनवीर आता है कक्ष में आने के बाद पूछता है कि उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना बताती है कि उदय सिंह वहां है। चेहरा ढका हुआ होता है, क्रोध में आप्लवित और सत्ता को प्राप्त करने के नशे में चूर वो चादर उठा करके उदय सिंह का चेहरा नहीं देखता। पन्ना दाई के लड़के की गर्दन कलम करके चले जाता है और पन्ना से कहता है कि घटना किसी को नहीं बताना, अन्यथा तुझे भी खत्म कर दूंगा, कल से मैं तेरा राजा हूं करके। अब कल्पना कीजिए, पन्ना उस उदय सिंह को लेकर के बाहर निकलती है और जिस घर के सामने जाती है, जिस राज दरबार के सामने जाती है, वो उसका स्वागत तो करता है लेकिन आश्रय देने से मना कर देता है। 1 राज दरबार, 2 राज दरबार, 3 राज दरबार, 3 राजघरानों की चौखटों को लांघने के बाद भी उदय सिंह का संरक्षण देने के लिए कोई तैयार नहीं होता और पन्ना चित्तौड़ से भाग करके बाहर निकल जाती है। अंत में जाकर के महाकुंभलगढ़ में जाने के बाद
उदय सिंह को आश्रय देने की बात की जाती है, इसलिए की जाती है कि राणा सांगा ने उस परिवार को आश्रय दिया था। उस राजा की मां बताती है कि बेटा, अगर राणा सांगा ने तुम्हें आश्रय नहीं दिया होता तो तुम आज पद पर नहीं रहते और अपना राज घराना भी नहीं रहता। इसलिए राणा सांगा के कर्ज को चुकाने का मौका आज तुम्हें आया है, इसलिए उदय सिंह की तुम रक्षा करो। और कल्पना कीजिए कि उदय सिंह को वहां पर लालन पालन पोषण करके बड़ा होने का मौका मिलता है और पन्नाबाई दोबारा आकर के इस घर में रहने लगती है। अब कल्पना कीजिए कि वही उदय सिंह, यह जो पृथ्वीराज का दासी पुत्र था जिसका नाम बनवीर था, यह लंपट था, यह प्रजा के बीच की महिलाओं का शोषण करने लगता है, साथ ही साथ में नागरिकों के ऊपर जुल्म ढाने लगता है और इस जुल्म के कारण त्राही त्राही मच जाती है। जिस चित्तौड़ में राजा को भगवान के रूप में माना जाता है, उस चित्तौड़ का राजा ही अगर शोषक हो जाए तो प्रजा के क्या हाल होंगे, यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है। आखिर में पन्ना एक निवेदन लेकर के उदय सिंह के पास पहुंचती है और वो बताती है कि चित्तौड़ के जितने भी सरदार हैं वे सारे के सारे बनवीर से त्रस्त हो गए हैं, वे सब तुम्हें मदद करने के लिए तैयार है, तुम चित्तौड़ पर आक्रमण करके गद्दी को प्राप्त करो। फिर उदय सिंह उस समय उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं कि वो युद्ध कर सकते हैं, और वो भी कुंभलगढ़ में दास्ता का जीवन कितने दिन सोएंगे। वे वहां स्वतंत्र थे, राजनीति सुख था, सब था, लेकिन स्वयं स्वतंत्र राजा नहीं थे। उदय सिंह वापस यहाँ आते हैं चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ पर बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ की गद्दी पर वापस राणा सांगा के परिवार का व्यक्ति उदय सिंह गद्दी पर बैठता है। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद कोई परिवर्तन नहीं, वही मदिरा, वही नृत्य, वही नर्तकी, इसी में पूरे के पूरे आलिप्त हो जाते हैं। प्रजा परेशान हो जाती है। शेर शाह सूरी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है और सिसोदिया वंश का राजा उदय सिंह जहाजपुर में चाबी भेज देता है कि ये चित्तौड़ की चाबी है, तुम आ जाओ मेरे किले में रहो करके। कल्पना कीजिए, कल्पना कर सकते हैं कि सिसोदिया वंश का राजा अपने हाथ से किले की चाबी दे दे? उदय सिंह ऐसे दुष्कृत्य को करता है, और वो उदय सिंह जिसके प्राण बचाने के लिए पन्नादाई ने अपने बेटे को बटा दिया। कल्पना कीजिए, अपने बेटे को बटा दिया। शेर शाह सूरी उस किले के देखरेख के लिए एक सिपह सालार की नियुक्ति करता है, और सिपह सालार की नियुक्ति करने के बाद में शेर शाह सूरी चित्तौड़ पर बगान हमला किए चला जाता है। अब कल्पना कीजिए कैसे सिसोदिया वंश का एक राजा एक मुस्लिम आक्रांता के साथ में मिलकर के इस प्रकार के षड्यंत्र में सहभागी बन सकता है। फिर शेर शाह सूरी के जाने के बाद फिर से राजा उदय सिंह जी का वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। पूरा परिवार परेशान रहता है। उनकी जो सबसे छोटी पत्नी रहती है उसके प्रेम में वो इतने अलिप्त हो जाते हैं कि महाराणा प्रताप और उनकी माता को भी चित्तौड़गढ़ की सीढ़ियों से बाहर देहात में रहने पर मजबूर कर देते हैं। महाराणा प्रताप का बचपन राजपुत्र के रूप में तो गुजरा, लेकिन राज सुख की, राजमहल की कोई सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हुई। केवल राजपुत्र होने के कारण राजगुरु से मिलने वाली शिक्षा और शस्त्र शिक्षा, इसके अलावा कोई भी राजसी ठाट बाट महाराणा प्रताप को नहीं मिला। वे जनता जनार्दन के बीच में रह करके पले बढ़े, कोई राजसी सुख नहीं। एक सामान्य नागरिक जिस प्रकार से निरीह परिस्थिति में रहता है, वैसे जिस बालक ने अपना जीवन यापन करके अपने उम्र की बचपन की शुरुआत करी, उस बालक का नाम महाराणा प्रताप है। और कल्पना कीजिए, एक घटना मैंने बताई आपको। अब अकबर 50,000 की सेना लेकर के उदय सिंह से लड़ने के लिए आया है। उदय सिंह को जब पता चलता है, इस बीच में महाराणा प्रताप का एक भाई शक्ति सिंह या अकबर के सेना में जाकर के मिल जाता है। अकबर खुश होता है और अकबर शक्ति सिंह से कहता है कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण करने जा रहा हूं, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। शक्ति सिंह घबरा करके वापस चले आता है और अपने पिता उदय सिंह को बताता है कि अकबर युद्ध करने वाला है। उदय सिंह तैयारी में लग जाते हैं। सारे सरदार कहते हैं कि महाराज अकबर से संधि कर लो, लेकिन पता नहीं क्या होता है, सिसोदिया वंश का रक्त जागृत होता है। और रक्त जागृत होने के बाद उदय सिंह कहता है कि नहीं, मुगलों के सामने मैं झुकूंगा नहीं,
मैं तो उससे युद्ध करूंगा, मैं अकबर के सामने सर झुकाने वाला नहीं। सारे सरदारों को आश्चर्य होता है कि जिसने शेर शाह सूरी के पास में किले की चाबी भेज दी थी, वो एकाएक ऐसा परावर्तित कैसे हो गया है। लेकिन जब अपने राजा ने मरने और लड़ने की ठानी, तो सारा राजपुताना अपने राजा के साथ खड़े होकर के अकबर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कल्पना कीजिए कि उदय सिंह के पास केवल 8,000 सैनिक और अकबर 55,000 की सेना लेकर के खड़ा हुआ है। और ऐसी विपरीत स्थिति में उदय सिंह अकबर आ रहा है, ये सुनकर के उदय सिंह चित्तौड़ के आसपास के जितने गांव हैं, जितने प्रदेश है, सबकी खड़ी फसलें कटवा देता है। अब फसल कटवाने का कारण क्या? तो फसल कटवाने का कारण यह कि मुगल सेना के जितने भी जानवर हैं उनको खाने के लिए चारा भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उदय सिंह आसपास की खड़ी फसलें भी कटवा देता है। रणनीति उदय सिंह तैयार कर रहा है, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। इस गुरिल्ला युद्ध का जन्म उदय सिंह ने किया। जिस गुरिल्ला युद्ध को महाराणा प्रताप जी ने अग्रसित किया, जिस गुरिल्ला युद्ध को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अग्रसित किया, मेरी बहन ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मान में जाकर के उनके आतंकवादियों को मार करके आए। इस गुरिल्ला युद्ध का जन्म उदय सिंह ने किया है। उसकी बुराइयां जो होगी वो अलग होगी, लेकिन अच्छाइयां भी है। बुराइयों का प्रमाण ज्यादा हो गया, इसलिए अच्छाइयां कहीं ना कहीं छिप जाती है। और वह उदय सिंह जब सामने सेना आ गई और सेना ने देखा कि चित्तौड़ की दीवारों में बारूद लगा करके तोड़ा जा रहा है, तो उसके सरदारों ने निर्णय लिया कि आप एक काम कीजिए कि सिसोदिया वंश जिंदा रहना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या से हम नहीं लड़ सकते, आप यहां से अपने परिवार को लेकर के निकलिए बाहर। और वहां से उनको बाहर निकालने के लिए कहा। उदय सिंह ने लड़ के मरने के लिए जिद ठानी, लेकिन उदय सिंह को सारे सरदारों ने समझाया कि सिसोदिया वंश जिंदा रहना चाहिए, उसके चिराग जिंदे रहने चाहिए, इसलिए आप यहां से जाओ, हम अपने शरीर की अंतिम रक्त की बूंद तक लड़ेंगे। और अकबर के साथ में सारे सरदारों ने मिलकर के लड़ाई की। आप कल्पना कीजिए कि 13,000 बहनों ने अपना जौहर किया। 13,000 बहनों ने जौहर किया। वो जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़ में, उस कीर्ति स्तंभ के पास ज्वाला जला करके 13,000 बहनों ने जौहर किया। और 13,000 बहनों ने जौहर किया, अर्थात चित्तौड़ में जितने रणवीर थे सारे अपने आप केसरिया वस्त्र परिधान करके अपने अंतिम लक्ष्य के लिए चले गए थे कि लड़ेंगे या मरेंगे करके, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। इस संकल्पना को लेकर के सारे लोग चले गए। अंत में युद्ध में अकबर जीत गया और अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। उदय सिंह अपने बच्चों को साथ में लेकर के धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर महाराणा ने अपनी राजधानी बनाई थी। गोविंदा नाम की जगह है, जहां जाकर के उदय सिंह ने एक स्थैर्य स्थापित किया। वहां उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहां से वे मेवाड़ के शासक के रूप में काम करने लगे। लेकिन वहां भी महाराणा प्रताप को मिलने वाला जो पूरा का पूरा व्यवहार था वो निकृष्ट दर्जे का था। हीन भावना से महाराणा प्रताप के तरफ देखा जाता था। बड़ी रानी जयवंताबेन के तरफ भी हीन भावना से देखा जाता था। और उनकी जो सबसे छोटी रानी थी भटरानी, उस भटरानी के ऊपर ही पूरा का पूरा प्रेम उलेट करके वो बैठे हुए थे और उसके प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि वे केवल नशा और छोटी रानी, नशा और छोटी रानी, इसके अलावा कुछ नहीं। सारी जनता उदय सिंह से परेशान थी। इस विपरीत वातावरण में जिस जगह वे जाकर के रुके थे वो अरावली पर्वत के बीच की एक जंगल की घनी जगह थी। अकबर वहां नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उस स्थान पर भी उदय सिंह जी ने अपनी आदत नहीं बदली। वे फिर से सुरा और सुंदरी के चक्कर में पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। और मेरा पति पूर्ण रूप से मेरे चुंगल में है, ये सुनकर के छोटी रानी ने उनसे एक वचन ले लिया कि महाराणा, मेरे देश का जो अगला राजा होगा वो मेरा बेटा जगमल होगा। सिसोदिया वंश की परिपाटी थी कि जो पहला बेटा होगा वही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन उस परिपाटी के विपरीत जाकर के उदय सिंह ने निर्णय लिया और उस निर्णय के कारण जगमल को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया गया।
अब आप कल्पना कीजिए कि जगमल भी अपने पिता के लक्षण देखता था, जगमल भी अपने सारे के सारे सत्ता के सुख भोग रहा था। ना वो सैन्य शिक्षा के लिए जाता था, ना राजगुरु की शिक्षा के लिए जाता था, और जगमल भी अपने पिता की तरह स्त्री लोलुप लंपट और मदिरा के चक्कर में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गया। आप कल्पना करेंगे कि जिस समय उदय सिंह जी ने ये कहा कि हाँ, अपने विश्वस्तों को बुला करके कि अगला राणा जो होगा वो जगमल होगा, आप कल्पना कीजिए उसके बाद उस उदय सिंह की तरफ देखने का काम भी रानी भटरानी ने नहीं किया। इनकी मृत्यु कब होती है और मेरा बेटा कब राजा होता है, इस दिशा में काम करने लगी। उदय सिंह जी स्वर्गलोक को चले गए, जगमल गद्दी पर बैठ गए, और उदय सिंह जी की जब अंतिम क्रिया की जा रही थी तो राजपुताने में एक इतिहास यह भी है कि राजा की अगर मृत्यु होती है तो गद्दी को खाली नहीं रखा जाता, इसलिए जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका राज्याभिषेक और इधर राजा की अंत्येष्टि दोनों एक साथ होती है। जब उस अंत्येष्टि में अग्नि देने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए महाराणा प्रताप हाजिर हुए तो सारे लोग परेशान हो गए कि अगर राणा प्रताप यहां पर खड़े हैं, प्रताप यहां खड़ा है, तो गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? तब लोग वहां बताते हैं कि गद्दी पर तो जगमल को बैठने के लिए निर्णय लिया गया है। वहां चर्चा शुरू हो जाती है। प्रताप से कहा जाता है कि तुम विद्रोह करो। प्रताप कहते हैं कि मैंने मेरी मां को शब्द दिया है कि मैं अपने पिता के निर्णय के विरोध में कभी नहीं जाऊंगा, और मैं मेरी माता को दिए गए शब्द का कभी भी विरोध नहीं कर सकता। आज मेरी माता नहीं है, लेकिन माता को मैंने अंतिम वचन यही दिया है कि मैं अपने पिता के निर्णय का कोई विरोध नहीं करूंगा। प्रताप को बहुत समझाया जाता है लेकिन नहीं मानते। आखिर में अक्षयराज और कृष्ण सिंह मिलकर के प्रताप को बताते हैं कि प्रताप, यह जो मुगलों का आक्रांताओं ने मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर कब्जा किया है, उसको अगर हटाना है तो मेवाड़ की गद्दी पर एक शक्तिशाली राजा के बैठने की आवश्यकता है। उदय सिंह ने अपना पूरा का पूरा कार्यकाल, तुम्हारे पिता ने केवल सुरा सुंदरी में अपने संपूर्ण कार्यकाल को निकाल दिया, इसलिए मेवाड़ की यह दुर्दशा हुई है, चित्तौड़ की यह दुर्दशा हुई है, और इसको सुधारने का सामर्थ्य केवल तुम में है, इसलिए गद्दी पर तुम्हें बैठना है। प्रताप बारंबार 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 मना करता है। आखिर में कृष्ण सिंह और अक्षयराज दोनों मिलकर के, अक्षयराज अर्थात प्रताप के मामा, ये दोनों मिलकर के प्रताप को कन्विंस करते हैं कि भाई इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस चित्तौड़ के लिए, राजपुताने के लिए और इस वंश की रक्षा के लिए तुम्हें गद्दी पर बैठना नितांत आवश्यकता है। केवल वंश की रक्षा नहीं, अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर तुमने अपनी मां को दिया हुआ वचन तोड़ भी दिया तो तुम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए वचन तोड़ रहे हो, इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए तुमको गद्दी पर बैठना नितांत आवश्यक है। बहुत ऊहापोह की स्थिति में प्रताप रहते हैं, लेकिन ये दोनों महामानव जब प्रताप को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करते हैं और राजगुरु भी आकर के कहते हैं कि नहीं प्रताप, समय की आवश्यकता है कि गद्दी पर तुम्हें बैठना पड़ेगा, तो आप यकीन मानिए प्रताप उस गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप चित्र देखिए, दरबार भर रहा है, जगमल गद्दी पर बैठा हुआ है, उस गद्दी पे सारे सरदार बैठे हुए और चर्चा होने वाली कि अगला राजा कौन होगा। कारण दरबारों के बीच में चर्चा नहीं हुई। जिन राजपुतानों से चर्चा करके चित्तौड़ का राजा तय होता था, उन राजपुतानों को कभी बुलाया नहीं गया, और बगैर चर्चा के एकांत में अंधेरे में किसी राजा ने परंपरा के विपरीत जाकर के राजा को गद्दी पर बैठाने का निर्णय ले लिया। तो जब सारे के सारे सरदार वहां बैठते हैं तो केवल दो लोग कुछ जगमल के बारे में बोलते हैं, बाकी सारे के सारे लोग प्रताप ने गद्दी पर बैठना चाहिए इस प्रकार का निर्णय लेते हैं। जगमल को गद्दी से उतारा जाता है, उसे सारा का सारा सम्मान महाराणा प्रताप देते हैं और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया जाता है। मैं अभी पुस्तक के पन्ने पलट रहा था, अभी भाई साहब ने जो पुस्तक लिखी है उसमें महाराणा प्रताप का गद्दी पर बैठकर दिया गया भाषण लिखा हुआ है। क्या कहा महाराणा प्रताप ने? मैं उस वंश का वंशज हूं जिस सूर्य वंश ने इस देश को धर्म की दीक्षा दे, धर्म की रक्षा दे, जिस सूर्य वंश ने आसुरी शक्ति का विनाश किया, जिस सूर्य वंश ने हिंदू धर्म की रक्षा करे, जिस सूर्य वंश ने नारियों का सम्मान किया, नारियों के शील का रक्षण किया, और जिनके नेतृत्व में नारियां हमेशा अपराध बोध से बाहर जीवन जीते रही स्वतंत्रता का। लेकिन वही सूर्यवंश आज केवल और केवल सत्ता सुख भोगने के कारण
और सूर्यवंश की परिपाटी के विपरीत सत्ता और मुगलों को चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे हस्तगत करने का अधिकार प्राप्त हो गया। मैं कसम खाता हूं कि जब तक चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा नहीं करूंगा तब तक सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। एक सामान्य नागरिक के रूप में सामान्य प्रजा के बीच में रहूंगा और मैं कभी गद्दी पर नहीं सोऊंगा। अब आप कल्पना कीजिए कि एक राजा संकल्प लेता है कि जब तक मैं गद्दी पर वापस नहीं बैठूंगा, सत्ता वापस हासिल नहीं करूंगा। सत्ता किसकी? धर्म की। सत्ता किसकी? राष्ट्र की। आज जैसा नहीं कि एक यार दूसरे यार के पास है और बोले सरक यार, तो बदल जाती है सरकार। ऐसा नहीं। मैं धर्म को स्थापित करने के लिए, मैं राष्ट्र की खोई हुई प्रतिभा को हासिल करने के लिए यह संकल्प लेता हूं कि मैं वैशो आराम को त्याग करके मैं एक सामान्य नागरिक जैसा जीवन जीऊंगा और सामान्य जनता को साथ में लेकर के मैं इस राष्ट्र के वैभव को फिर से हासिल करूंगा। और जब तक वैभव प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। अपने शरीर का अंतिम रक्त इस मातृभूमि को समर्पित करूंगा। आप कल्पना कीजिए, गद्दी पर बैठने के बाद प्रताप ने जो एक एक शब्द बोला, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रताप ने वही किया। प्रताप कभी भी सत्ता के सुख में आप्लवित नहीं हुए। पूरा जीवन उन्होंने जनता के बीच में निकाला। अब कल्पना कीजिए कि भील उनके साथी थे। एक दिन में कोई किसी का साथी नहीं बनता। प्रताप ने जंगल में जाकर के भीलों के साथ में अपना समय गुजारा होगा, उनके साथ में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित किया होगा, चर्चा स्थापित की होगी, मित्रता स्थापित की होगी। तब जाकर के भील राजा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के प्रताप की सेना में शामिल होकर के मुगलों से लड़ने के लिए तैयार हुए होंगे। ये सारा काम प्रताप ने किया। आप कल्पना कीजिए कि अकबर ने एक बार नहीं 4 बार प्रताप के पास लोगों को भेजा। 4 बार प्रताप के पास लोगों को भेजा। एक बार अपने मुगल सरदार को भेजा, एक बार मान सिंह जी को भेजा, एक बार भगवान जी को भेजा, एक बार टोडरमल जी को भेजा और एक साल में 4 बार भेजा। अलग अलग नहीं, एक साल में 4 बार भेजा कि भैया हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल मिलने के लिए तो आ जाओ, लेकिन मैं मुगलों के दरबार में जाकर के सिजदा करूं और अपने धर्म के शीश को नीचा झुकाना मंजूर नहीं है, इसलिए मैं अकबर के दरबार में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का स्पष्ट निर्णय महाराणा प्रताप ने लिया। आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए वो महाराणा प्रताप थे। बहुत सारी बातें हैं जो आपके बीच में करने की बहुत इच्छा है, लेकिन समय इसकी गवाही नहीं देता। दोबारा कभी मौका रहा तो महाराणा प्रताप जी के जीवन पर आपसे और सखोल चर्चा करेंगे। आप लोग शाम 5 बजे से कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप बच्चों को बुलाइए, इस कार्यक्रम में नौजवानों को बुलाइए। महाराणा प्रताप का जीवन उनको पढ़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए उनको पढ़ना नितांत आवश्यक है कि वो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा इतिहास की घटना बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हो, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। दूरदर्शन पर बहुत बड़ा सीरियल भी चला उस पर। ये पुस्तक जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी तो उस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा लिखा और महाराणा प्रताप को भगोड़ा लिखा। अब क्या पंडित नेहरू महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं करते थे क्या? पंडित नेहरू शिवाजी का सम्मान नहीं करते थे क्या? करते थे, लेकिन उन्होंने जिन अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ा उसमें जो लिखा था उसके आधार पर उन्होंने लिख दिया। लेकिन ये नागपुर शहर बड़ा विचित्र है। इस नागपुर शहर में पंडित नेहरू को शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण करने के लिए बुलाया गया। गीता मंदिर के सामने शिवराज लिथो प्रेस के ऊपर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। दादा साहेब धनवटे उन्होंने प्रतिमा बैठा ली, वो शिवराज लिथो के मालक थे और उन्होंने पंडित नेहरू जी को प्रतिमा अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया। अब पंडित जी नागपुर में आ गए। पंडित जी शासकीय व्यवस्था में रुक गए। पंडित जी टाइम के बहुत पंक्चुअल थे, समय के घड़ी से चलते थे। जब उद्घाटन का समय हो गया तो पंडित जी ने, उस समय इतनी फोन की व्यवस्थाएं नहीं थी, पंडित जी ने पुलिस की यंत्रणा से वायरलेस से पूछा
कि भाई उद्घाटन के लिए विलंब क्यों है। तो दादा साहब धनवटे ने पंडित नेहरू जी से कहा कि किसी लुटेरे की प्रतिमा का अनावरण करके मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको नहीं बुला रहा हूं। तो पंडित नेहरू ने कहा कि भाई आपने तो शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के लिए मुझे बुलाया है, और शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के लिए बुलाया है, तो लुटेरे कैसे हो गए। दादा साहब धनवटे पुस्तक लेकर के गाड़ी से वहां पहुंच गए। उन्होंने पंडित नेहरू जी को पुस्तक दिखाई। उस पुस्तक में उन्होंने पढ़ा तो सचमुच में शिवाजी महाराज को लुटेरा और महाराणा प्रताप को भगोड़ा लिखा गया। दादा साहब धनवटे ने कहा कि सार्वजनिक माफी मांगोगे तो प्रतिमा का अनावरण आप करोगे, अन्यथा मेरे एक कर्मचारी से मैं प्रतिमा का अनावरण करा लूंगा। इस नागपुर की धरती पर आकर के खुले दिल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह जो गलती हुई है, मैंने अंग्रेजी लेखकों के द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों को जेल में पढ़ा और जेल की शिक्षों में ही मैंने इस पुस्तक को लिखा, इसलिए यह गलती इसलिए हुई है कि मैंने जो पढ़ा वही लिखा है करके। आने वाली पुस्तकों में इसमें कहीं लुटेरा और भगोड़ा नहीं लिखा होगा, उनके सम्मान के अनुरूप ही लिखा होगा और पंडित नेहरू के हाथ से प्रतिमा का अनावरण होगा। अगर पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति पढ़ने में पुस्तक गलत मिली इसलिए गलत लिख सकता है, तो हमारे बच्चे तो उस क्षमता के नहीं है जो क्षमता के पंडित नेहरू थे। तो बच्चों को सच्चाई से अवगत कराना समाज की आवश्यकता है या नहीं है। आप कल्पना कीजिए, समाज को बताना नितांत आवश्यक है कि महाराणा प्रताप कौन थे, अन्यथा पाठ्य पुस्तकों में ये सब पढ़ने के लिए नहीं मिलता। और आप देखेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे, महाराणा प्रताप की जन्मतिथि 4-5 मिल जाएगी, महाराणा प्रताप का बलिदान दिवस 4-5 मिल जाएगा, तलवार का वजन अलग अलग मिल जाएगा, भाले का वजन अलग अलग मिल जाएगा। मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में लिखा था कि लड़ते समय उनका जो भाला था वो 40 किलो का था, लेकिन जो म्यूजियम में रखा हुआ है वो 71 किलो का है। यानी बताने वाला अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बता सकता है। गूगल में जो है वो सब सत्य नहीं है, सत्य इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और वो इतिहास के पन्ने चीख चीख करके कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अगर किसी ने जीता तो महाराणा प्रताप ने जीता था, अकबर ने नहीं जीता था। महाराणा कभी हारे नहीं। महाराणा ने अपना घोड़ा एक अरब के व्यापारी से लिया, वो 40 घोड़े लेकर के मुगलों को बेचने के लिए जा रहा था। महाराणा के गुप्तचर ने 40 घोड़े के साथ अरब वासी को लेकर के गए। तो महाराणा ने उससे पूछा कि तुम सचमुच में घोड़े के व्यापारी हो क्या। उसने कहा हाँ मैं घोड़े का व्यापारी हूँ। घोड़े के बारे में पूछा, उसने 40 घोड़े ला करके दिखाए। महाराणा ने बोला कि इसमें से कोई अति विशिष्ट घोड़े हैं क्या। तो उसने 2 घोड़े दिखाया, एक का रंग भूरा था, दूसरे का रंग नीला था। महाराणा प्रताप ने अपने साथियों से कहा, सैनिकों से, कि इस घोड़े पर चढ़ाई करो। दोनों घोड़े ऐसे थे कि उन्होंने किसी को चढ़ने नहीं दिया। आखिर में महाराणा प्रताप पहले भूरे घोड़े पर बैठे, कांच लगाई और उस पर दौड़ करके वापस आए। फिर नीले घोड़े पर बैठे और नीले घोड़े को थपथपा करके कहा कि यह घोड़ा मैं लूंगा। ये चेतक रखा हुआ नाम महाराणा प्रताप का नहीं है। वह जो व्यापारी था, उस व्यापारी ने उस घोड़े का नाम चेतक रखा था और महाराणा प्रताप ने उसी नाम के साथ में चेतक को रखा और चेतक ने अपना नाम सार्थक कर दिया। महाराणा प्रताप के जीवन के क्षण में जब वो हल्दी घाटी से जा रहे थे तो 21 फीट के नाले को छलांग लगा करके पार की, स्वयं का तो बलिदान दे दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को मुगलों के हाथ में जाने से बचा दिया। ऐसा वो हमारा चेतक भी था। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जब समय रहेगा हम चर्चा करेंगे। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ बुला करके आपके बीच में चर्चा करने का मौका मुझे प्रदान किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अकबर महान सुन करके हमारे बच्चे पागल हो गए हैं। आप महाराणा प्रताप कैसे महान थे, कम से कम अपने परिवार में तो भी, जैसे हम राम की कथा, कृष्ण की कथा, शंकर भगवान से जुड़ी हुई कथा कहते हैं, कम से कम महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा तो हम अपने बच्चों को सुनाना चालू करें। एक कथा तो चालू करें, एक कथा, 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा महाराणा प्रताप की जीवन की, उनके शौर्य की, उनके समर्पण की, उनकी तपस्या की कथाएं हम बच्चों को अपने घर में बताना चालू करें तो यह बच्चे आने वाली पीढ़ी में हमारे विचारों को लेकर के जाएंगे। इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है इसलिए उनसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं
और समय के गांभीर्य को देखते हुए मैं आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विश्रांति देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।